इकाई 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। विश्व इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है उनमें यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज भी शामिल है। इसका उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना था ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके। इसी क्रम में 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। पुनः अमेरिगो वेस्पुची ने इस बृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने इस क्षेत्र में अपने उपनिवेश भी बसा लिए। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। लगभग उसी समय यूरोप में नए राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन भी हो रहा था और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता का विरोध, समानता और बंधुत्व जैसे विचार लोगों के बीच, विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेशों की भौगोलिक दूरी और वहां के निवासियों की वैचारिक भिन्नता ने धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहां वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश वस्तुतः दो अलग अलग स्तरों पर आ गए। उस समय की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था ने भी इन दोनों के बीच मतभेदों को बढ़ाया। धीरे धीरे उपनिवेशवासी इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए अग्रसर हुए। इसी का परिणाम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया। अब कारण देख लेते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था, अतः वे अपने उपनिवेश में भी उसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे, जबकि ब्रिटिश शासक इसके खिलाफ थे। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे जिन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त थे और वे उपनिवेश वासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। फलतः संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। उपनिवेश वासियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था जिसके कारण उनमें भारी असंतोष था। पीला कलर में देख लेते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण जो भी मुख्य बिंदु हैं जो अभी पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला जो अभी पढ़े हैं उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। दूसरा कारण है कि मध्यम वर्ग का उदय। तीसरा है भौगोलिक दूरी, मतलब ज़्यादा दूर था, अटलांटिक महासागर के उस पार था यूरोप से वो अमेरिका। तीसरा अगला है धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। नेक्स्ट है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, 7 वर्षों तक एक युद्ध चला था, उसका जो प्रभाव हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, जॉर्ज तृतीय का निरंकुश नीति, तात्कालिक कारण बोस्टन चाय पार्टी। ये सब कुछ बिंदु दिए गए हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदुएं हैं। तो दूसरा बिंदु यहाँ पे भौगोलिक दूरी के बारे में अब पढ़ते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक थी। यह दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित थे। चूँकि उस समय यातायात एवं संचार साधनों का अभाव था, अतः व्यावहारिक रूप से ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेशों पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ थी, जिसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेश वासियों को मिला। अगला कारण है धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। तो अमेरिकी उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी मतभेद थे। जहां एक और ब्रिटिश वासी एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास करते थे, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी जनता प्यूरिटन मतावलंबी थी।
धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टेंटों एवं प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी। उनमें प्रारंभ से ही जुझारूपन एवं स्वतंत्रता की भावना विद्यमान थे तथा सैनिक क्षमता का प्रदर्शन भी वे कई बार कर चुके थे। यही कारण है कि अमेरिका वासी अपने मातृ देश के साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे। ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि अमेरिकी समाज समतामूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी। इस प्रकार अमेरिका में धार्मिक एवं सामाजिक समरसता विद्यमान थी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। अगला है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। इस युद्ध से पूर्व तक उपनिवेशवासी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ ही यह भय समाप्त हो गया। अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था, फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। अगला टॉपिक है प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए थे। उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों के दोहन का अधिकार मातृदेश को है। दूसरी ओर उन्मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी, जिसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। अतः उपनिवेशों में विकसित हो रहा मध्यम वर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहता था। अगला टॉपिक है पॉइंट है आपत्तिजनक कारण, आपत्तिजनक कर। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। अतः क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया। 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया। किसने? प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। ठीक है, कितने शिलिंग का? 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था सभी कागजातों पर। इस कानून से उपनिवेशों में व्यापक विरोध की भावना जाग उठी और उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन से आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। ये वस्तुएं थी कागज, शीशा, चाय एवं रोगन। इन सारी चीज़ों पर कर लगाया गया। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो सैमुअल एडम्स ने दिया था। ब्रिटिश सरकार के कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित की। अगला कारण है 7वां, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। इसमें जितने भी लेखक प्रचारक लोग थे उनका भी अहम भूमिका था। स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों एवं प्रचारकों की अहम भूमिका रही है। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। एक लघु पत्रिका जिसका नाम था कॉमन सेंस, ये किसने प्रकाशित किया था? टॉमस पेन ने प्रकाशित किया था 1776 ईस्वी में। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया था। लोगों को उकसाने के लिए ही यह कॉमन सेंस पत्रिका जो है प्रकाशित किया गया था, इस स्वतंत्रता में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए। उसने राजतंत्र पर भी करारा प्रहार किया। टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों के विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहन दिया।
अगला कारण है जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई। उनकी यह नीति इंग्लैंड में भी अलोकप्रिय थी। वह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था, जबकि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ने लगी थी। जॉर्ज तृतीय के अनुत्तरदायी रवैये ने उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट के शांतिपूर्ण समाधान की संभावना को वस्तुतः ध्वस्त कर दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायी कारक के रूप में सामने आया। 9वां कारण है तत्कालीन कारण बोस्टन चाय पार्टी। एक बोस्टन चाय पार्टी होता है। 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्राप्त किया गया 1773 ईस्वी में, ठीक है, जिसका उपनिवेश वासियों ने जबरदस्त विरोध किया। जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के कुछ नागरिक आदिवासियों, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता था, जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है विश्व इतिहास में। अतः ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रकार अमेरिकी उपनिवेश को विद्रोह की आग में धकेल दिया। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया तथा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया, जो 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा तथा 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, अमेरिका में संविधान का निर्माण हुआ 1787 ईस्वी में, जो 1789 ईस्वी में लागू हुआ। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 1789 में, और बना कब? 1787 में, यानी 2 साल के बाद। 1787 में अमेरिका का संविधान बना और 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ। ठीक है, और 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। तो जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। जब संविधान बनकर तैयार हो गया अमेरिका में 1789 में, तो प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन बने। अब इस स्वतंत्रता संग्राम के जो परिणाम है उस परिणाम को देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है। इसके तात्कालिक एवं दीर्घकालिक परिणाम दोनों ही निर्णायक थे। पहला है, ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया। मतलब ब्रिटेन जो था वहाँ पे अपना उपनिवेश 13 उपनिवेश कॉलोनी बसाया हुआ था, और जब वह आज़ाद हो गया तो उसका कीमती एक उपनिवेश हाथ से निकल गया। तथा अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। दूसरा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था। अतः इसने एडम स्मिथ के लेसेज फेयर
जिसका मतलब होता है मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया। तीसरा है ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्रियों के मत्थे मढ़ा गया। उस समय जो है जॉर्ज तृतीय ब्रिटेन का शासक था, ठीक है, और उसका जो भी मंत्री था उसके ऊपर जो है ये इसका मत्थे मढ़ा गया हार का। फलतः तानाशाह बनने का जॉर्ज तृतीय का सपना चूर हो गया। बहुत तानाशाह शासक था जॉर्ज तृतीय, ब्रिटेन का जो शासक था उस समय, उसका सपना चूर हो गया। लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल बर्खास्त तथा अधिक उदार मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, जैसे आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ 1782 ईस्वी में। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला 1793 ईस्वी में। आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा ये 1800 ईस्वी में। इस प्रकार सीमित राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया। अगला है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। अतः जब वे स्वदेश लौटे तो निरंकुश राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। दूसरी ओर फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई। अब अमेरिका के बाद फ्रांस की बारी थी। फ्रांस में भी अब रिवॉल्यूशन शुरू हो जाता है 1789 में। अब यहाँ अब लोगों को आज़ादी मिलने वाली थी। अगला टॉपिक है राजनीति में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली तथा मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों को मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई। सातवां है विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। सबसे पहले महिलाओं को संपत्ति का अधिकार और मताधिकार जो है ये 1789 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी ही मिला था। आठवां है अमेरिका गणतंत्र बना तथा वहाँ मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिला। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसका था? मॉन्टेस्क्यू था, जिसकी मान्यता अमेरिका के गणतंत्र होने पर वहाँ मिला। नौवां है वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। और स्त्री को मताधिकार नहीं मिला था, उसको सिर्फ संपत्ति रखने का अधिकार मिला था, मताधिकार से वंचित था। मताधिकार का आधार संपत्ति को बनाया गया जो उचित नहीं था, मतलब जिसके पास संपत्ति होगा वही वोटिंग करेगा। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ, जिसमें पहली बार लिखित संविधान, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनैतिक व्यवस्था के मूल आधार माने गए। इन सिद्धांतों का प्रसार यूरोप में भी हुआ और फ्रांस की राज्य क्रांति ने 1789 में इन्हीं सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया। अब औद्योगिकरण का प्रभाव, अब औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही पश्चिमी यूरोप की औद्योगिक क्रांति नवनिर्मित अमेरिकी समाज में प्रवेश कर रही थी, अतः इससे आर्थिक प्रगति की अपार संभावनाओं का उदय हुआ। अब यहाँ एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई तथा अनेक उद्योग धंधों एवं कल कारखानों का निर्माण हुआ, जिसके लिए कच्चा माल पहले से ही मौजूद था। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कृषि को भी प्रोत्साहन मिला, अतः आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हासिल हुई, जिसका परिणाम एक सशक्त एवं विकसित देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय था। इंग्लैंड की असफलता के कारण, अब इसमें इंग्लैंड क्यों असफल हो गया? तो यद्यपि इंग्लैंड काफ़ी शक्तिशाली था एवं विश्व में उसके कई उपनिवेश भी थे, परंतु उसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? इंग्लैंड की असफलता के निम्न कारण थे,
चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लैंड के असफलता के कारण क्या थे। तो पहला कारण है कि अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर के पार 3000 मील की दूरी पर स्थित थी। मतलब सिर्फ अटलांटिक महासागर का एक छोर इंग्लैंड और दूसरी तरफ अमेरिका था। तो 3000 मील की दूरी पर था। समुंदर, 7 समुंदर पार जो कहता है वही समुंदर पार करके अमेरिका जाना पड़ता था। ठीक है, अतः वहाँ समय से सेना एवं रसद पहुँचने में कठिनाई होती थी, इतना दूर था। दूसरी ओर अमेरिका भी भौगोलिक स्थिति से भी अंग्रेजी सैनिक परिचित नहीं थे। अमेरिकी की भौगोलिक स्थिति से भी अंग्रेजी सैनिक परिचित नहीं थे, मतलब वहाँ के बारे में ज़्यादा परिचय नहीं था यहाँ के सैनिकों को, इंग्लैंड के सैनिकों को। दूसरा कारण है अमेरिका की शक्ति को नज़रअंदाज किया गया एवं अधिकांश अंग्रेज इसे गृह युद्ध ही समझते रहे। तीसरा है उपनिवेशवासियों में एकता एवं उत्साह था, वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। चौथा कारण है ब्रिटिश सेनापतियों ने कुछ सामरिक भूलें की। पांचवा कारण है ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद थे। जॉर्ज तृतीय की हठधर्मिता की नीति के कारण योग्य एवं अनुभवी नेता सरकार से अलग रहे। छठा कारण है ब्रिटेन विदेशी सहायता से वंचित रहा, जबकि अमेरिकी उपनिवेशों को विदेशी सहायता प्राप्त हुई। विशेषकर फ्रांस ने उपनिवेशवासियों को धन जन से काफ़ी मदद पहुंचाई। सातवां कारण है अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन जैसे सुयोग्य नेता मिल गया, जिसने बड़े धैर्य, साहस एवं कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को पराजित किया। अब इस तालिका में जो अमेरिका में इंग्लैंड ने अपने उपनिवेश बनाए थे वो 13 उपनिवेश थे, जिसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नक्शे में दिया गया है। उपनिवेशों का नाम है, पहला उपनिवेश है अमेरिका में इंग्लैंड का न्यू हैम्पशायर, दूसरा है मैसाचुसेट्स, तीसरा है रोड आइलैंड, चौथा है कनेक्टिकट, पांचवा है न्यूयॉर्क, छठा है न्यू जर्सी, सातवां है पेंसिल्वेनिया, आठवां उपनिवेश है डेलावेयर, नौवां है मैरीलैंड, 10वां है वर्जीनिया, 11वां है उत्तरी कैरोलाइना, 12वां है दक्षिणी कैरोलाइना, 13 है जॉर्जिया। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ब्रिटेन ने अमेरिका में कितने उपनिवेश बसाए हुए थे, तो 13 उपनिवेश बसाए हुए थे, मतलब 13 कॉलोनी था उसका अमेरिका में। तो ये 13 कॉलोनी का नाम दिया गया है उपनिवेश का, 1 से लेकर 13 तक, इसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो